नमस्कार बच्चों, हम रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया बाल गोविंद भगत पाठ पढ़ रहे थे और हमने इसके बारे में पढ़ा कि बाल गोविंद भगत ग्रस्त होकर भी सन्यासी के समान जीवन व्यतीत करते थे। वे दूसरों की वस्तु को न छूते थे और न ही व्यवहार में लाते थे। वे अपनी हर वस्तु को साहब की मानते थे। वे कबीर को अपना साहब मानते थे। आषाढ़ के महीने में जब बारिश होती थी, सब लोग खेतों में रोपनी करने का कार्य करते थे। उस समय भी बाल गोविंद भगत खेतों के वातावरण को भक्ति और संगीत में बना देते थे। उनके गीतों को सुनकर के औरतें उनके पदों को, उनके गीतों को गुनगुनाने लगती थी। बच्चे खुशी से झूम उठते थे और हलवाओं के पैर एक लय ताल में उठने लगते थे। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ होकर भी सांसारिकता से दूर थे। वे ग्रस्त थे, उनका परिवार था, लेकिन फिर भी सांसारिकता के प्रति उनके मन में कोई लगाव नहीं था। वे सांसारिकता से दूर थे और दोनों समय गाने का काम करते थे, यानी कि दोनों समय वे ईश्वर भक्ति में, ईश्वर भजन में लीन रहते थे। सर्दी, गर्मी और वर्षा का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। चाहे कितनी भी सर्दी हो, गर्मी हो या वर्षा हो, हर मौसम में वे दोनों समय गाने का कार्य करते थे। उनकी भक्ति के सामने जो लेखक थे वो उनकी भक्ति से बहुत अधिक मुग्ध थे। उनके गीतों को सुनकर वे प्रसन्न होते थे और बाल गोविंद भगत ग्रस्त होकर भी साधु के समान व्यवहार करते थे। उनका जीवन लोगों के लिए आदर्श था, यानी कि वे आदर्श जीवन के प्रेरणा स्रोत थे और ग्रस्त और सन्यास दोनों का संगम उनके जीवन में देखने को मिलता था। तो इन सब के बारे में हम विस्तार से पाठ में पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। भादों की वह अंधेरी अधरतिया। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। यानी लेखक ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि बाल गोविंद भगत आषाढ़ के माह में ही जो धान की रोपनी करते समय ही गाने का काम करते थे, यानी हर समय वे गाने का काम करते थे। अब भादो माह, ये भी हिंदी जो माह है उसका एक महीना है, तो इसमें भी वे गाने का काम कर रहे हैं। लेखक ने बताया है कि भादो की वह अंधेरी अधरतिया, अधरतिया मीन्स आधी रात्रि, कि भादो माह में आधी रात्रि के समय मूसलाधार वर्षा के समाप्त होने पर लेखक ने कहा है कि बारिश के समय आपने उनके संगीत को नहीं सुना हो, लेकिन बारिश खत्म होने के बाद उनका संगीत स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा है और उनकी खंजड़ी बज रही है और वे गा रहे हैं। खंजड़ी एक वाद्य यंत्र होता है और तो लेखक ने बताया है कि बाल गोविंद भगत की खंजड़ी बज रही है, उनका वाद्य यंत्र बज रहा है और वे गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? गोदी में पियवा चमक उठे सखियां, चिहुक उठे ना। गोदी में पियवा, पियवा से मतलब है परमात्मा से, यानी कि बाल गोविंद भगत गा रहे हैं कि जो परमात्मा है, जो प्रियतम है, वो तेरे पास में है, लेकिन फिर भी जो सखी है यानी जीवात्मा है, वो ये सोच लेती है कि वह अकेली है, इसलिए वह चमक उठती है, चिहुक उठती है। हाँ, पिया तो गोद में ही है, यहाँ पिया से आसी परमात्मा रूपी प्रियतम से है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। यानी लेखक ने कहा है कि भादों के महीने में भरे बादलों से युक्त जो रात्रि है, उसके समय बिजली की कौंध के समान उनका यह गाना, बाल गोविंद भगत के द्वारा गाया गया यह गाना कि गोदी में पियवा चमक उठे सखियां, ये गाना हर व्यक्ति को चौंका देने वाला होता है, हर व्यक्ति में एक कौंध पैदा करने वाला होता है। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। निस्तब्धता होती है निस्तब्धता होता है सन्नाटा, कि सारा संसार एक सन्नाटे में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है
जगा रहा है। यानी जब सारा संसार एक सन्नाटे में गहरी नींद में सोया होता है, उस समय बाल गोविंद भगत का संगीत सबको जगाने का काम करता है। और किस प्रकार जगाने का काम करता है उनका संगीत, कि तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। मुसाफिर यहाँ पर व्यक्ति को कहा गया है। यह व्यक्ति विशेष को प्रेरणा देते हुए उनको सांसारिक नींद से जगाते हुए बाल गोविंद भगत कहते हैं कि तेरी गठरी में लागा चोर। चोर से मतलब है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी जो दुर्भावनाएं हैं वो जीवात्मा में घर कर जाती हैं, मनुष्य के मन में घर कर जाती हैं। तो उनसे जागने की, उनसे दूर रहने की प्रेरणा बाल गोविंद भगत दे रहे हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। और कार्तिक माह में भी उनकी जो प्रभातियां हैं वो शुरू हो जाती है। प्रभातियां यानी कि सुबह के समय लगाई जाने वाली फेरियां जो फागुन तक चला करती हैं। इन दिनों सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जाकर नदी स्नान को जाते गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, पोखरे का मतलब होता है तालाब, और ऊंचे भिंडे का मतलब होता है पास, उसके तालाब के पास ही कोई ऊंची जगह होगी, तो भिंडे का मतलब होता है ऊंची जगह। उस पर बैठकर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और गाने टेरने लगते। टेरने का मतलब होता है गाने लगते। यानी कि कार्तिक माह में भी उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती हैं। सुबह वे गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, नदी स्नान करने के लिए जाते हैं, जो नदी यानी गांव से 2 मील दूर है, और वहां से नहा धोकर के लौटते हैं और एक तालाब के किनारे, तालाब के पास एक ऊंचे स्थान पर बैठ करके गाना शुरू कर देते हैं। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। कौन है देर तक सोने वाले? लेखक। और लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में, भोर होती है सुबह, उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। यानी लेखक कहते हैं कि मैं देर तक सोने वाला हूं, लेकिन एक दिन सुबह जल्दी मेरी नींद खुल जाती है। तो माघ माह में जो बहुत अधिक ठंडा महीना होता है, बहुत अधिक सर्दी पड़ती है इस महीने में, तो उस ठंड भरे महीने में सुबह जल्दी ही उनका संगीत मुझे सुनाई दिया और उनके संगीत को सुनकर मैं पोखरे पर गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूर्व में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छाया था। कुहासा होता है कोहरा। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। आवृत होता है ढका हुआ। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर, कुश एक नुकीली घास होती है, तो एक कुश की चटाई पर पूरब की ओर मुंह किए काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। यानी कि माघ माह की दांत किटकिटाने वाली ठंड में एक दिन लेखक पोखरे पर, तालाब पर जाते हैं। सुबह जल्दी ही वो उनके संगीत को सुनकर ही जाते हैं। तो वो देखते हैं कि इतनी ठंड में भी वो पूर्व की ओर मुंह किए और एक घास की चटाई पर एक कंबल ओढ़े अपनी खंजड़ी लिए गा रहे हैं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते हैं, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कप कपा रहा था। यानी लेखक ने कहा है कि इतनी अधिक ठंड थी और उस ठंड में वो सिर्फ एक कंबल मात्र ओढ़े बैठे थे और गाए जा रहे थे। मैं ठंड के मारे कांप रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक पर श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते, लेकिन तारों की छांव में भी दिख रहे थे कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थी। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। यानी कि जिस तरह वो सर्दियों में गाते थे, वर्षा के मौसम में गाते थे, इसी तरह गर्मियों में भी उनका गाना जारी रहता था। और गर्मियों में उनकी संझा गर्मियों की उमस भरी शाम को शीतल बना देती थी। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते।
खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। यानी कि गर्मियों में भी वो गाने का काम करते। उनकी जो प्रेमी मंडली है, जो लोग उनके संगीत से प्रेम करने वाले हैं, वो भी वहां जुट जाते और उनके साथ गाना शुरू कर देते और वो यानी कि गाते रहते थे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं। उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। यानी कि गर्मियों में जब वो गाने बैठते हैं, उनकी मित्र मंडली वहां पर पहुंच जाती है। सब लोग गाते गाते इतने सुरूर में आ